आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले तमाम अहम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अमीन साहब, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। इसके साथ ही रोहित शर्मा मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। रोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। भूषण जी, आपको बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। साथ ही अश्विनी राणा जी मेरे साथ हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे एक चीज समझना चाहेंगे अश्विनी जी, कि जिस तरह से एक आर्थिक फोरम है और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो ये चौथी आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की है, कितनी जरूरी है, कितनी खास हो जाती है, और क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं दूसरी अन्य महाशक्तियों को भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आप किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाएं, भारत उससे रुकेगा नहीं? नहीं, विष्णु से ऑलरेडी जो है वो जा चुका है मैसेज। कारण क्या है, एससीओ की मीटिंग जो चीन में थी, उसके बाद ये जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म भारत के लिए अवेलेबल है और प्रधानमंत्री उसमें जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक तो इतने लोगों के साथ मिलना, इतने देशों के साथ मिलना, और भारत का फोकस जो है ग्लोबल साउथ के ऊपर रहा है। कारण क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारे देशों की नजर उसके ऊपर है। चाइना जैसे देश, क्योंकि वो छोटे छोटे देश हैं, उनके ऊपर जो है वो वर्चस्व काम करने की, लेकिन वहां पर भी व्यापार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसके कारण से भारत जो है वो चाहता है कि भाई ऐसे जो जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके अंदर भारत का जो प्रभुत्व है वो भी बने, और भारत के लिए जो एक व्यापार के लिए सीमाएं हैं वो भी बड़ी हो। तो निश्चित रूप से भारत की जो सोच है प्रधानमंत्री या देश की सरकार की, वो एक सही दिशा में सोच जा रही है। और ऐसे समय में, जबकि भारत ने पिछली बार अपना यहाँ पर उसको G20 की समिट को किया, उसके बाद जो जो चीजें यहाँ की उनको आगे कहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाना है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बाकी देशों के ने भी एक्सेप्ट की, तो वो भी एक तरह से महत्वपूर्ण है, ताकि वो चीजें वहीं पर रुक ना जाए, उनको आगे कैसे ले जाया जाए ताकि सभी विश्व में सभी देशों को उसका लाभ मिले। तो उस दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समिट होने वाली। बिल्कुल, जिस तरह से अमीन साहब इन्होंने तमाम चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट किया। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जरूर समझना चाहूँगा कि जिस तरह से G20 को लेकर पहले तो अमेरिका ये बोलता है कि नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, बाद में अपने एक डेलीगेट्स को अब भेजने का उसने फैसला किया है। क्या वास्तव में अमेरिका की उपस्थिति बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी थी, या बिना अमेरिका के भी इसमें काम चल जाता? और इस बार की जो ये समिट होने वाली है, ये भारत के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ है भारत के लिए। भारत वो देश है जो सबको लेके चलना चाहता है। उसका जो थीम है वही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबको लेके चलना चाहिए। जिसे जितना जो विजन है इंडिया का, वो है कि एक ही अर्थ है, एक ही फैमिली है और सबका फ्यूचर एक है। इस समिट का थीम था। और आपको याद होगा, मैं पुराना याद दिलाना चाहता हूँ, 2023 का, जब इंडिया के अंदर G20 हुई थी, वो बड़ा सक्सेसफुल हुई थी। उसके अंदर जो भी हमारे एजेंडे रखे गए, सबको हर एक ने पास किया, और एनोनिमसली पास किया, मतलब किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। आप देखिए, जो भी रखा गया हमारे मोदी जी के द्वारा, सब पास किया गया। और ये आप देखें कितनी बड़ी बात है कि यही देश है जिसका पहली बार यहाँ पर किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में, जिनको हमेशा निगलेक्ट किया गया। आप देखेंगे कि इंडिया ने उनको कितना सम्मान दिया। G20 को G21 किया, यानी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को इतना सम्मान दिया गया, जिसके लिए भारत के आभारी हैं। आप देखेंगे किस तरह वार्म वेलकम किया गया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का, जो वहां पर पहुंचे हैं जोहान्सबर्ग में। और ये वहां पर 3 दिन की यात्रा है। आप देखेंगे, ठीक है, अगर वो नहीं जाते हैं ट्रम्प तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे देश का ज्यादा वर्चस्व है और हमारे देश जो है हर जगह हावी है। आप देखिए, उनको तकलीफ है इस बात की। ठीक है, उन्होंने अपना भेजा है, एनवॉय भेजा है, भेजेंगे, भेजना भी चाहिए उनको, जबकि वो G20 के मेंबर भी हैं। और जहां तक सवाल है, आज दुनिया जो है देख रही है कि हमारा भारतवर्ष जो है किस स्थिति में है। यानी पहले लोग नाम लिया करते थे अमेरिका, चाइना, रशिया, आज हमारे देश का नाम उज्जवल हो रहा है। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि हर जगह जाकर मोदी जी एक ही बात करते हैं, जो हर एक के लिए सुटेबल है, और पूरी दुनिया के लोग, जिसमें आप देखेंगे पहली बार यहाँ पर जो पीएम है सामे ताकचाई, जो जापान के पीएम है, पहली बार आ रही है यहाँ पर। और आप देखेंगे इसमें बायलैटरल मीटिंग्स होंगी उसमें। उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 6 इंडिया, ब्राजीलियन, साउथ अफ्रीकन लीडर समिट में भी शामिल होंगे। ये दर्शाता है हमारे देश की कि हमारे देश की आज कितनी मजबूत स्थिति है दुनिया में, और हमारा कहाँ पर स्थान है।
ये फर्स्ट टाइम हो रही है। इसके लिए कितने आभारी हैं साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, इनको कि हमेशा दूर रखा गया। ये हमारे इंडिया का विजन है, हमें सबको साथ लेके चलना है। इसमें बहुत टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्लाइमेट चेंज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस सब की चीजें डिस्कस की जाएंगी और हर एक के साथ, यानी 20 देश आ रहे हैं, तो 20 देशों के साथ हमारे जो डेलीगेशंस हैं वो मिलेंगे, हर तरह की बात करेंगे अपने देश की और उनके देश की। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, मोदी जी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐड किया है कि बायलिटरल, जो बायलिटरल ट्रेड पॉलिसी जो भी है या बायलिटरल जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समिति होती है, उसमें हमेशा हर समिति के अंदर आप देखेंगे, चाहे वो एससीओ समिति हो, चाहे वो बिम्स्टेक हो या हर जगह हो, आप देखेंगे पाएंगे कि हमारा जो कंट्री है वो हमेशा हर एक को लेके चलता है। लेकिन अपने जो सौदे करने हैं, अपनी जो बातें रखनी है, अपनी जो बातें करनी है अपने लिए या दूसरे देश के लिए, वो बायलिटरल होती है, 1 to 1। यानी जो जैसा देश हमारे साथ बात करेगा और हमारे साथ व्यवहार करेगा, वैसा हम व्यवहार करेंगे। आज हम 2000 में नहीं जी रहे हैं, आज हम 2025 में जी रहे हैं और 26 में जाने वाले हैं। महीने भर के बाद 26 में हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे देश की कितनी तत्परता है, हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं और हमारे जो सीजनल फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पूरे होल लाइफ उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में बिताया है, उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका भी अपनी एक सोच है जो मोदी जी के साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये देश की सक्सेस है, हमारा देश का नाम होने वाला है। जैसे कहते नहीं कि हम देश, पूरी दुनिया का हम राज करेंगे, तो वही दिख रहा है कि आज ट्रम्प के ना आने से हमारे मोदी जी की जो टॉप प्रायोरिटी देखी जाएगी, हमारे मोदी जी को लोग देखेंगे, उनके सोचेंगे कि हमें क्या बात करनी है, क्या लेना है और क्या देना है, ये बातें होंगी। तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल है ना ट्रम्प, कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना रहता है। बिल्कुल। रोहित शर्मा जी भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। रोहित जी, आपकी नज़र में ये समिट कितनी ज़रूरी हो जाती है भारत के लिए, और इसके बाद विश्व की नज़र में भारत के लिए कौन कौन से आयाम और भी सकारात्मक हो जाएंगे? एक चीज समझिए कि यूनाइटेड नेशंस, यूएन जो काम करता था पहले, आज उससे ज्यादा काम G20 में हो रहा है। G20 में एक वर्ल्ड की 70% से ज्यादा इकोनॉमी है। G20 में वर्ल्ड की 80%, 70 to 80% पॉपुलेशन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि G20 जो है वो एक बहुत बड़ा और पोटेंट फोरम है। यहाँ पर ट्रम्प का ना आना, ट्रम्प चाह क्या थे? ट्रम्प चाह रहे थे कि उनकी सारी बातें मानी जाएं। यूनिपोलर वर्ल्ड हैं हम, राइट? तो यूनिपोलर तो आप हैं नहीं। आप सिरिल रामाफोसा बेसिकली जहां नेगोशिएशंस कर रहे थे, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा बोल रहे थे कि भाई 20 के 20 कंट्रीज मानेंगे जो बात, वो हम उसमें रखेंगे प्लेटफॉर्म पे। अब और वो साइन होगा। ट्रम्प क्या चाह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज पे उनकी बात मानी जाए, दूसरों की ना मानी जाए। ट्रम्प क्या चाह रहे थे कि फॉसिल फ्यूल्स पे उनकी बात मानी जाए, दूसरों की ना मानी जाए। भाई आप फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हो, देयर इज समथिंग नोन एज क्लाइमेट चेंज। और जो हम 80s में और 90s में क्लाइमेट चेंज सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज से ये होगा, वो हो रहा है। अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स। यूके में रोड्स का कोल्डर पिघल रहा है, कई उनके एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं रह गए। पिछली बार जो लोग रहते हैं स्कैंडिनेवियन एरिया में, वो कह रहे थे कि उतनी बर्फ नहीं पड़ रही है जितनी पहले पड़ती थी। इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं, हर अक्रॉस द वर्ल्ड इम्पैक्ट है। लेकिन ये कंट्रीज, अमेरिका खासतौर से, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको तेल बेचना, उसको हथियार बेचने। ये बीच में कहीं पे एक बातचीत ये भी आई थी कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, मेरे जेडी वैंस आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। रामाफोसा वाज हैप्पी, चल ठीक है अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दो। अब सिर्फ उनकी एम्बेसी के लोग पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? वो इसलिए पहुंचेंगे कि नेक्स्ट समिट अमेरिका में है, तो इनको सब कुछ लेके जाना पड़ेगा अपने साथ, राइट? इसलिए पहुंचेंगे, नथिंग एल्स। तो ट्रम्प के गुंडे हैं, यूनिलैटरल गुंडा है क्या? अमेरिका क्या गुंडागर्दी कितना चाहता है? इन्होंने सारी गुंडागर्दी हर गली में दिखाई हमें, राइट? इन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर बंद करवाई, राइट? और अभी मोर रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया कि मैं, अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों आपस में फिर से लड़े, मैं 350% टैरिफ लगा दूंगा। यार ये 350% टैरिफ अगर तुम इजराइल पे लगा देते तो वो तो वॉर होती ही नहीं, यूक्रेन पे लगा देते वॉर होती ही नहीं। तुम ये टैरिफ की धमकी देते किसे हो? तो ट्रम्प की ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं पे
अदब एक नोबेल पीस प्राइज तो उनकी खैर अब अगले साल ही हो पाएगा अगर होगा तो, लेकिन कहीं पे मैं अमेरिकन हेगीमनी दिखाऊं, कहीं कहीं वो कुछ लोगों को दबाने में कामयाब भी हुए। अभी हमने देखा अपने टैरिफ जो लगाए थे वो रिवर्स करने पड़े। क्यों रिवर्स करने पड़े? क्योंकि जो सामान अमेरिका में 10 रुपए का मिल रहा था, वो $10 का मिल रहा था, वो 20 का, 25 का, 30 का हो गया। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी। अभी मंडे आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मंडे को क्या होगा। इन्होंने मांगा, जेडी वैंस ने माना ना कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है, माना ना इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो इन द एंड टैरिफ्स उनके ऊपर घूम के वापस आए। तो ये सारी चीजें दिखेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी गोइंग देयर, यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना बनता था। ऐसा फोरम है G20 जो कि यूएन को कभी रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूएन में सबकी पार्टिसिपेशन है, सारे कंट्रीज वहां जाके कुछ न कुछ बोल के जरूर आते हैं, भले उनकी बात सुनी जाए ना सुनी जाए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हालत ही हो चुकी, अमेरिका पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, रशिया को बोलिए आप सेमी पावरफुल है, ब्रिटेन और यूके दोनों के दोनों बिल्कुल थर्ड ग्रेड पावर बन चुके हैं। इंडिया से छोटी पावर है दोनों के दोनों, और दोनों ने 1989 के बाद से अपना वीटो यूज नहीं किया है। क्यों नहीं यूज किया दोनों ने? इसीलिए नहीं यूज किया कि कल इस पे क्वेश्चन उठ जाएगा कि ये पावर है नहीं, ये अपना वीटो यूज कैसे करते हैं। आप हिस्ट्री निकालिए, ये या वीटो या तो अमेरिका यूज कर रहा है, चाइना यूज कर रहा है, कभी कभी रशिया यूज कर रहा है, दैट्स इट। तो वो इंडिया के पास वीटो पावर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया को ये नहीं लाना चाहते उस डिसीजन मेकिंग मशीनरी में, ये उस अपने बराबर नहीं खड़े होने देना चाहते। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिफंक्ट हो चुकी। यूक्रेन पे वॉर में क्या कर लिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने? इससे पहले मैं बोल रहा हूँ 20 साल पहले या 25 साल पहले कोसोवो एक अलग कंट्री बना दिया अमेरिका ने। क्या कर लिया यूएन ने? उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, साउथ ओसेटिया, जॉर्जिया एक कंट्री है, उसको तोड़ के साउथ ओसेटिया एक अलग कंट्री बना दिया रशिया ने। क्या कर लिया? इससे हमने 10 वॉर्स देखी। सीरिया क्या हुआ भाई साहब? और सीरिया के ऊपर अटैक किया इतने प्लेन से। क्या कर लिया यूएन ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने?